Namaste everyone. नमस्ते जी। Namaste. So we'll start with 1 minute of silence. So we'll close our eyes and have a 1 minute of silence. So our today's topic for this session is communication skills and professional skills. तो जहाँ हम कम्युनिकेशन की बात करते हैं, कम्युनिकेट की बात करते हैं, एक दूसरे से बात किस तरीके से हमें करनी चाहिए, पर्सनली एज वेल एज प्रोफेशनली, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें स्टार्ट करने से पहले, अपनी पीपीटी शेयर करने से पहले, आई एम जस्ट डिस्कसिंग वन थिंग विद यू ऑल। आपको महाभारत सबने देखी है ना? तो महाभारत का युद्ध क्यों हुआ था? आप में से कोई बता सकता है क्या मेन कारण था महाभारत का युद्ध होने का? व्हाट इज द मेन रीजन बिहाइंड दैट कि वो युद्ध क्यों हुआ था? कोई भी? मिसकम्युनिकेशन की वजह से ओके, मतलब मिस गलत समझा गया था कम्युनिकेशन। किसी वाक्य को। हाँ जी। जो द्रौपदी जी है ना, उन्होंने एक सेंटेंस कहा था जिसका गलत मतलब निकाला था, तो उसके बाद ही वो जो बैटल था वो स्टार्ट हुआ था। हाँ, कि आप किसी को मतलब मतलब आप अपनी बात किस तक कैसे पहुंचाएं, या आप किसी से कैसे बात करें, है ना? वो स्किल्स होना भी बहुत जरूरी है। जी क्योंकि अगर आपको याद होगा, इंद्रप्रस्थ इनको राज्य मिला हुआ था, जिसमें जैसे आज की डेट में हम कहते हैं कि डिजिटल आ गया, या 3D इफेक्ट्स आते हैं फ्लोर्स में भी, हमारी फॉल सीलिंग में भी, या वॉल्स में भी। तो उस टाइम पे इंद्रप्रस्थ में ये सब चीजें थी। तो दुर्योधन जो है उनके महल में आया था, पांडव के महल में आया था। तो जहां पर उसे लग रहा था ये कालीन बिछा हुआ है, तो वो कालीन नहीं था, पानी था। जहां उसे लग रहा था वो आग की लिपटें आ रही हैं, वो आग नहीं था, जस्ट ऐसे ही एक रोशनी थी। तो ऐसे ही उसे ये लगा कि एक दो उसको वो कारपेट समझ के निकल रहा था, बट कारपेट नहीं, पानी था। और दूसरी बार उसको ये लगा पानी है वो कारपेट, तो वो गलती से उस पे गिर गया था, पानी में गिर गया था उसे कारपेट समझकर। तो वहां पर द्रौपदी ने बहुत हंसी थी, और एकदम उसने क्या बोला था कि अंधे का पुत्र अंधा, ये वर्ड उसने बोली थी कि जिसके फादर को नहीं दिखता तो बेटा आंखें होते हुए भी वो देख नहीं पाया। तो इट मीन्स वो कहावत बन गई कि अंधे का पुत्र अंधा। तो इस बात पे दुर्योधन को बहुत गुस्सा आया था, और उसने इस अपने इंसल्ट के लिए द्रौपदी को वो पूरा उसका लाइक सभा में चीरहरण किया। और चीरहरण जो है कारण बना युद्ध का। लेकिन सही बात क्या थी कि जब द्रौपदी ने वो वर्ड्स यूज किए अपने मुंह से, अपने वो मुंह से वो शब्द निकाले जो सामने वाले के लिए बहुत उसके दिल को छूने वाले शब्द थे, जो हर्ट कर रहे थे उसको, वो बहुत गलत चीज थी। तो हमारी भी लाइफ में ऐसा होता है कि कई बार क्या होता है कि वी आर नॉट इन अ पोजिशन टू डाइजेस्ट दोज वर्ड्स। कभी हमारी लाइफ में, लाइफ, वी ऑल नो दैट लाइफ इज द फेज ऑफ अप्स एंड डाउन्स। बहुत बार ऐसा होता है कि हमें लगता है कि ठीक है, हम सबकी बात सुन लेते हैं, लोग हमें फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमारा भी माइंड जो है, हमारा भी मूड जो है वो डाउन होता है। तो उस टाइम पे भी लोग आके मजाक में कुछ कह जाए तो हम नहीं बर्दाश्त कर पाते। तो कहने का मतलब सामने वाले को ये चाहिए कि किस तरीके से आप किससे कैसे किस समय से बात करें। जैसे हमने लास्ट क्लास में बात बोली थी, इमोशनल इंटेलिजेंस, है ना? वो क्या होती है कि आपको कब गुस्सा दिखाना है, कब प्यार करना है, कब नफरत करनी है, कब किसी चीज को मना करना है। बहुत बार ऐसा होता है घर में मम्मी वो सारा काम कर रही होती है, तो मम्मी की एक्सपेक्टेशन होती है कि अब मैं 2 मिनट बैठी हूँ, मुझे गिलास पानी का कोई पकड़ा दे। और एकदम सामने बेटा हो, बेटी हो, या घर में कोई भी हो, हम कह देते हैं एक गिलास पानी पकड़ा दे। वो कहते हैं मैं टीवी देख रहा हूँ, मैं नहीं पकड़ा सकता, या मैं पानी पी रहा हूँ, या मैं गेम खेल रहा हूँ। तो उस टाइम एक बात लगती है कि भाई तुम्हारे लिए सुबह से शाम तक मैं कर रही हूँ, तुम एक गिलास पानी तक नहीं पिला सकते। तो कहने का मतलब ये जो कम्युनिकेशन स्किल्स है ना, ये आपके रिश्तों को और ज्यादा मजबूत बनाते हैं, है ना? आप किस तरीके से सामने वाले से बात कर रहे हो। बहुत बार ऐसा होता है, हमें लगता है एक अनजान आदमी हमसे बात करके गया, हमारा आज मूड खराब था, लेकिन उसने क्यों? क्योंकि उसने वो बात इतने सहज भाव में, इतने आराम से हमसे की। तो ये छोटी छोटी चीजें जो है ना, हमें अपनी जिंदगी में अपनानी बहुत जरूरी है। क्योंकि हमें नहीं पता किस मोड़ पे कहाँ पर हम किसी के वो कहते हैं ना, दुख को हल्का करने का कारण बनते हैं। पैसा दुख हल्का नहीं करता,
ठीक है, पैसा बीमारियों से लड़ने का इलाज है, ऐसी बात नहीं है, हम इलाज कराते हैं तो हमारी बीमारी कम होती है। लेकिन जो यहाँ की बीमारी है, जो हमारा मेंटल डिस्टर्बेंस है, जो हमारी मेंटल इलनेस है, उसको दूर कौन करेगा? जब हम जो कोई सामने वाला हमसे बात करने वाला हो, और वो भी बात करने वाला हो जो हमारी बात को समझेगा, वो बहुत जरूरी है। क्योंकि बात आपकी सुन सब लेते हैं, लेकिन उसको समझता कौन है, ये बहुत जरूरी है, ये मानना बहुत जरूरी है। So I'm just sharing my screen for today's session. Is my screen visible? Yes, यस ma'am. यस। Okay. So अब हम इफेक्टिव कम्युनिकेशन की जहां बात करते हैं, इफेक्टिव कम्युनिकेशन हुआ क्लियर एंड एम्पथेटिक कम्युनिकेशन। कई बार क्या होता है, हमें किसी को कोई बात समझानी होती है ना, तो बहुत क्लियरली समझा दो ना, ठीक रहता है। अगर सपोज हमें किसी को मना करना है और हम उसे लटका कर बातों में बोल बोल के मना करें, तो वो लगता है उसको, ना हम उसको हाँ में रख पाते हैं, ना हम उसको ना में रख पाते हैं। तो हमें लगता है कि हम उसे कहाँ कहाँ लेकर जा रहे हैं। सर जस्ट अ मिनट, सॉरी, वो बाहर बहुत डिस्टर्बेंस था तो मैं वो मना करने गई थी। सो अभी हम इफेक्टिव कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं। इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज बेसिकली द क्लियर कम्युनिकेशन। किसी को आपको कुछ भी बात कहनी है, आप उसे बहुत क्लियर कट बोलिए, लेकिन इस वे में बोलिए कि किसी को बुरा भी ना लगे। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल बहुत कॉमन है जो मैं डेली लाइफ एग्जाम्पल से हमारी दिन मतलब जो भी आम दिनचर्या में होता है मोस्टली, बहुत बार ऐसा होता है, कोई रिलेटिव्स कहते हैं कि हमें प्रॉब्लम है, हमें अपनी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम आ रही है, हमें आपसे कुछ पैसे चाहिए। दिस इज वेरी कॉमन। ये ये एग्जाम्पल बहुत कॉमन है, बहुत लोगों से जब हम डिस्कस करते हैं तो वो ये कहते हैं कि हमारे साथ ये चीज होती है। ठीक है, पर हम एक चीज ये बोलते हैं, अगर किसी ने आपको ये बोला है कि मुझे पैसे चाहिए, तो यू आर द राइट पर्सन टू जज, और यू आर द राइट पर्सन जिसे ये पता है कि एक्चुअल में उसकी ये प्रॉब्लम है या नहीं। अगर वो ये कहता है कि मुझे कुछ महीनों के लिए, कुछ टाइम के लिए पैसे चाहिए, तो बीइंग एज अ रिलेटिव, बीइंग एज अ फ्रेंड, आप उसकी हेल्प कर देते हैं। ठीक है, लेकिन एक बार हुआ, दो बार हुआ, तीसरी बार आप अगर उसे क्लियर कट मना करेंगे ना कि भाई एक बार मैंने हेल्प किया, दूसरी बार मैंने हेल्प किया, पर आपके यहाँ से मुझे वापस टाइम पे नहीं मिल रहा, तो अब मुझसे भी नहीं हो पाएगा, वो चल जाता है। लेकिन आप पहली बार में ही उसे मना कर दो, अगर आपके पास है, तो इसका मतलब वो एम्पैथेटिक एटीट्यूड आपने नहीं दिखाया। तो वो बहुत जरूरी है, बिकॉज कम्युनिकेशन को हम कहते हैं इट्स अ बेसिकली अ प्रोसेस ऑफ शेयरिंग फीलिंग्स, शेयरिंग आइडियाज, शेयरिंग थॉट्स, शेयरिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। क्योंकि वी ऑल आर सोशल एनिमल्स, वी आर ह्यूमन बींग्स। तो हम अगर ये बोलें कि आज जो मेरा टाइम खराब है, मैं किसी से मदद मांग रहा हूँ या मांग रही हूँ, तो क्या कल उसको मेरी जरूरत नहीं पड़ेगी? 101% पड़ती है। बट द थिंग इज दैट हाउ यू मेंटेन रिलेशनशिप्स, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड कम्युनिकेशन कैन बी वर्बल और नॉन वर्बल, रिटन और स्पोकन। बहुत बार हम ये देखते हैं कि हमें लगता है वी ऑल हैव मोबाइल विद अस, तो हमें ये लगता है कि हम किसी को सामने से मना करें, ये हमारी फितरत भी नहीं है। और उसको पता नहीं हमारी बात जो हम एक्सप्रेस करना चाहते हैं या उस तक पहुंचाना चाहते हैं, हमारे फेशियल एक्सप्रेशन जो है वो चीज बोल पाए नहीं बोल पाए। तो हम बेटर क्या सोचते हैं कि वर्बल ना होकर नॉन वर्बल हो जाए। नॉन वर्बल मीन्स कि हम जो है क्या कर लें, हम या टेक्स्ट मैसेज कर लें या व्हाट्सएप कर लें या एक मेल डाल दें, जो भी हम नॉन वर्बल तरीके से उस तक मैसेज पहुंचा दें कि हम ये बात आपकी मान सकते हैं या नहीं। ये बहुत जरूरी होता है, क्योंकि हमें, क्यों जरूरी है, क्योंकि हमें अपने रिलेशनशिप्स को बॉन्डिंग बना के रखनी है। बहुत बार होता है शादी घरों में, जब शादियां होती है ना घरों में, उस टाइम पे रिलेशंस बहुत बिगड़ते हैं। क्योंकि उस टाइम पे क्या होता है, जिसके घर शादी हो रही होती है वो भी बहुत डिस्टर्ब होता है, और जो घर अपना बाहर छोड़कर शादी वाले घर आए होते हैं उनको ये एक्सपेक्टेशन होती है कि हमारी खातिरदारी बहुत अच्छी हो। जबकि उनको ये सोचना चाहिए कि जिनके घर शादी है हम उनके काम में कैसे हाथ बटाएं। तो वहां बहुत मिसकम्युनिकेशन हो जाते हैं। और बहुत बहुत सी क्या, 99.9% शादियों में कोई ना कोई एक नाराज होके जाता ही है रिलेटिव।
तो उसका वो कई बार 6 महीने साल नहीं बोलते, फिर उनको बनाना पड़ता है अगर इफ यू वांट टू मेंटेन द रिलेशनशिप। तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन जो है ना, इट इज बेसिकली द एबिलिटी टू कन्वे अ मैसेज इन अ मैनर intended by the sender with the recipient understanding the same message। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया, बहुत बार हम ये सोचते हैं, सपोज मुझे फराह जी को कोई चीज मना करनी है और मुझे लग रहा है मेरे फराह जी के साथ बहुत अच्छे रिलेशंस हैं, लेकिन मैं एकदम सामने से मना करूंगी तो उनको बुरा लग जाएगा। और हो सकता है कि मैं मना करने के पीछे जो मेरा रीजन है वो मैं कन्वे कर पा रही हूँ या नहीं कर पा रही हूँ, या जो वो मेरा मना करने का रीजन मैं उनको देना चाह रही हूँ वो एज इट इज समझ पा रही है या नहीं समझ पा रही है। ये बहुत जरूरी है। तो ये कई बार मैं ऐसे ना कर कर नॉन वर्बल मैसेज के थ्रू उन तक पहुंचा दूंगी, ताकि मेरा रिलेशन भी, और अगर फराह जी की वो अंडरस्टैंडिंग है, अगर हम दोनों के बीच में बॉन्डिंग स्ट्रांग है, अगर हम कनेक्टेड है आपस में, तो वो मेरी प्रॉब्लम को भी जरूर समझेंगे। इतना सबको समझ आया कि कम्युनिकेशन होता क्या है और इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या है? यस मैम। आप कुछ कहना चाहेंगी सीमा जी इस पे? हेलो, फरा जी, सीमा जी, एनी वन ऑफ यू? अनामिका, अनिल, आरती जी, कोई भी अगर कुछ कहना चाहेगा, कोई ऐसा एक्सपीरियंस जो आपके साथ भी ऐसा कभी हुआ हो। जैसे मैं ये तो नहीं कह रही कि महाभारत का युद्ध हमारी जिंदगी में हर एक के साथ हुआ होगा, बट द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज कि जो दुर्योधन को बहुत दिल पे बात लगी थी कि सामने वाले ने ये कैसे कह दी, उसको क्या बिल्कुल भी मैनर्स नहीं थे द्रौपदी को कि अंधे का पुत्र अंधा करके उसने वर्ड यूज किया। तो हमारी भी लाइफ में ऐसा होता है कि बहुत इज नॉट गुड, कि उनको ऐसा नहीं कहना चाहिए था, बट उस टाइम तक रिलेशन जो है वो बिगड़ जाते हैं। तो क्या आप में से कभी किसी के साथ ऐसा कोई एक्सपीरियंस हुआ हो, हम ही गुस्से में हो, हमारे मुंह से किसी के लिए गलत? हाँ जी सीमा मैम। ये बहुत बार होता है, मेरे ख्याल से सभी के साथ होता है। और मैं दो बहुत ही एल्डरली लोगों के साथ रहती हूँ, मेरे फादर इन लॉ और मदर इन लॉ। माय मदर इन लॉ इज ऑलमोस्ट 90 एंड माय फादर इन लॉ इज 100 अबव। हम इतना संभाल के हमें उनसे बात करनी पड़ती है, हमारे सारे कम्युनिकेशन स्किल्स जीरो हो जाते हैं। उनको जो कुछ समझना होता है वो वही समझते हैं। तो वो बहुत अच्छी ट्रेनिंग हम लोग ले रहे हैं उनके साथ रह के। मैं अपने बेटे को भी यही समझाती हूँ कि वो कुछ बात कह रहे हैं तो तुम चलते चलते उनका जवाब मत दो, उनके सामने खड़े हो, उनकी बात को प्रॉपरली सुनो और उनको ये फील कराओ कि हाँ तुमने बहुत ध्यान से उनकी बात सुनी है। और मना भी करना है तो बहुत प्यार से मना करो उनको। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपका बना बनाया खेल बिगड़ जाता है। ये तो चलिए घर की बात है, फैमिली की बात है, आपकी कमर्शियल लाइफ में भी, आपकी प्रोफेशनल लाइफ में भी कम्युनिकेशन स्किल्स तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार गीता मैम ने हमें किसी मीटिंग में बताया था एलिवेटर पिच के बारे में। तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स इतनी अच्छी होंगी कि आप इन चीजों को भी सीखेंगे स्लोली। तो आप अपनी बात बहुत थोड़े टाइम में बहुत अच्छे से कहने का भी एक स्किल हम लोग को सीखना चाहिए, तो वो भी आगे इन्हीं चीजों में आएगा। थैंक यू सो मच, वेरी वेरी नाइस। थैंक यू मैम। मीना जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? ऐसा लग रहा है आप भी कुछ कहना चाहती हैं। जी जी, नमस्ते मैम। हाँ मैम, एक तरह से हम जो भी काम करते हैं तो कम्युनिकेशन एक मोस्ट सबसे ज्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट कम्युनिकेशन स्किल्स होती है। हाँ, अगर हमारा जो बात करने का जो तरीका है उसी पे सारी चीजें डिपेंड करती हैं। चाहे आप किसी को कहते हैं ना कि हथियार से भले ही मत मारो, अगर आपने किसी को गलत शब्द बोल दिया तो वेरी वो ट्रू। हमेशा मतलब उसको याद रहते हैं। अभी जैसे सेंटर चलता है तो हमारे घर में ही है, तो मेरे मम्मी पापा भी रहते हैं। तो जैसे पहले अभी जैसे ये जूम ऐप पे मीटिंग होती है, अब इतना वो तो समझते नहीं है, तो वो मेरे पास आके कई बार बैठ जाते हैं दोनों और बातें करते रहते हैं। अब मैं उनसे कई बार बोलती थी पहले कि चुप रहो, मेरी मीटिंग हो रही है, चुप रहो, तो उनको एकदम लगता कि इसका पता नहीं क्या बोल रही है। फिर एक दिन मैंने उनको बुलाया, फिर मैंने बिठाया, मैंने कहा देखो पापा, इसमें ना ये होता है जो म्यूट अनम्यूट का बटन, अगर इसको जैसे मुझे कुछ बोलना है तो मैं म्यूट करूंगी। अब मैं मीटिंग में कुछ बोल रही हूँ और आप दोनों बातें कर रहे हैं या आप मोबाइल पे बात कर रहे हैं, तो मेरी बात वहां तक जाएगी तो आपकी वॉइस भी जाएगी, तो मीटिंग में इतने सारे लोग हैं, सब डिस्टर्ब होंगे। उनको समझ में आ गया। अब जैसे मीटिंग होती है तो अगर उनका कॉल आएगा तो वो बाहर चले जाते हैं। तो कई बार अगर हम लोगों को सही तरीके से अगर हमारी बात समझाते हैं तो उनको बुरा भी नहीं लगता और पूरी बात भी समझ जाते हैं।
बिल्कुल ट्रू, बहुत अच्छी बात बताई आपने और ये बिल्कुल सही है, खासकर जैसे सीमा मैम और मीना मैम दोनों ने एल्डर जो उनके साथ एल्डर्स रहते हैं उनकी बात बोली, ये बहुत जरूरी है क्योंकि हम लोग अपने आप को मोल्ड कर सकते हैं। वैसे कि हम भी बहुत रिजिड हो चुके हैं, अगर हम अपने बच्चों की बात करें तो अगर हमारे बच्चे हमें कुछ कहते हैं तो हमें भी बड़ा लगता है बुरा कि क्यों हमें ऐसा कुछ कह रहे हैं, हम तो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, हम क्यों चेंज हों। तो लेकिन जब हम यही चीज बड़ों में देखते हैं तो आप ये सोचो कि जो लाइफ वो उन्होंने काट ली है अपनी, अब उस ड्यूरेशन में उस टाइम पीरियड में उनके लिए बहुत मुश्किल है अपने आप को मोल्ड करना। तो कहा जाता है जो छोटे होते हैं वही अपने आप को मोल्ड करते हैं। तो अगर और खासकर जो बड़े बुजुर्ग लोग होते हैं ना, वो एक लेवल पर जाकर ना बहुत रिजिड हो जाते हैं कि हमने बोला पहले हमारी बात सुनो, हमारी बात नहीं सुनोगे तो उन्हें बुरा लग जाएगा। तो ये हमारे ऊपर है कि हमें पता है वो हमारे एल्डर्स हैं, हमें पता है कि अगर वो छोटी-छोटी बातों में नाराज़ हो जाते हैं, तो अगर वो नाराज़ होंगे, वो डिस्टर्ब होंगे, मेंटल उनका पीस खराब होगा, फिर वो मेडिसिन्स उनको और खानी पड़ेंगी। तो हम थोड़ा-सा 5 मिनट रुक कर आराम से उनकी बात सुन लें या अपनी कोई बात, जैसे अभी मीना जी ने बोला कि वो ज़ूम मीटिंग का उनको नहीं पता, फिर उन्होंने 1 दिन बैठ के उन्हें पूरा एक डेमो दिया कि इस तरीके से मैं बात करती हूँ, अनम्यूट करूँ तो मुझे आपकी आवाज़ भी वहाँ चली जाएगी। तो वो अच्छा नहीं लगता। तो नाउ दे रियलाइज्ड कि हाँ, ऐसा कुछ होता है। यही अगर रोज़ गुस्से में वो कह देती तो आपस के रिलेशंस खराब हो जाते। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज़ सबसे इम्पोर्टेंट हमारी ज़िंदगी में क्या चीज़ है? अपने आप को खुश रखना और अपने से दूसरों को खुशी देनी। इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इस दुनिया में एज़ अ ह्यूमन कुछ नहीं है। कहते हैं 2 वक़्त की रोटी भगवान हर एक को देता है। कि इस पे भी एक स्टोरी सुनाती हूँ, छोटी-सी है। एक बार किसी ने, मुझे नहीं पता, मैंने भी छोटे होते अपनी दादी से सुनी थी, बट वो ये कहती हैं कि एक बार किसी ने भगवान को आज़माने की कोशिश की थी, कि एक मैच बॉक्स में एक वो एंट होता है ना जिसे हम हिंदी में मकोड़ा कहते हैं। एक तो चींटी होती है छोटी-सी, एक वो ब्लैक कलर का होता है एंट, जो जब स्किन पे काटे तो कहते हैं बहुत दर्द होता है। तो उसको उन्होंने मैच बॉक्स के अंदर डाल दिया था, एक एंट को उठा के और डब्बी बंद कर दी। और कहा देखते हैं अब सुबह इसको जो है भगवान खाना देगा या नहीं, क्योंकि बड़े लोग कहते हैं कि भगवान जी किसी को भी भूखा नहीं सोने देते। तो जैसे सुबह उठ के उस बच्चे ने या जिसने भी भगवान को आजमाने की कोशिश की थी, उसने मैच बॉक्स को जब खोला तो देखा उस एंट के मुंह में चीनी का दाना था। तो देन वो मंदिर जाके भागते हुए मंदिर गया और उसने भगवान जी के आगे हाथ जोड़े और उसने कहा सॉरी भगवान जी, मैंने ये ज़हमत मतलब मतलब मैंने ज़ुल्म अपने आप पे ढाया कि मेरे को आप मैंने आपको आज़माया कि आपने देखो मैच बॉक्स में मैंने उसे बंद कर दिया था बट स्टिल उसके मुँह में चीनी का दाना था। तो इट मीन्स कि सच में आप किसी को भूखा नहीं सोने देते। तो आज जो दुनिया ये कहती है ना कि हम कमाने के लिए बाहर निकले हैं, हम बहुत ज़्यादा जो है मशीन लाइफ जी रहे हैं, हम पागल हो गए हैं, कमा कमा मतलब पैसे के पीछे पागल हो गए हैं, हम कैसे कमाएँ, हम ये करें, सब बेकार है। ठीक है, हमें कमाना है टू फुलफिल आवर बेसिक नेसेसिटीज़, हमें रोटी, कपड़ा, मकान चाहिए और हर इंसान जो है जो गेहूँ की रोटी खाता है, डायमंड्स की रोटी कोई नहीं खाता, है ना? अन्न जो हमारी बॉडी में जाता है वो गेहूँ का जाता है, वो फ्रूट्स जाते हैं, सब्जियाँ जाती हैं, डायमंड्स या जेम्स नहीं जाते हैं हमारी बॉडी में, जो हमें ज़िंदा रखते हैं। तो कहने का मतलब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इस दुनिया में है खुश रहना और दूसरों को अपने से खुशी देनी, वो बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर हम ये छोटी-सी चीज़ को अपनी लाइफ में नहीं अपनाएँगे ना, क्योंकि यही चीज़ हमें बाकी सब बंदिशों से जो है मुक्त करती है। क्योंकि अगर हमें पता है ना, भगवान ना जितना हम कर रहे हैं, एफर्ट्स करना हमारा काम है, मिलना ना मिलना हमारी किस्मत। अगर हम इस चीज़ को अपना लेते हैं ना, इफ वी ट्रस्ट ऑन गॉड एंड हैव फेथ ऑन गॉड, अगर आप ट्रस्ट और फेथ दोनों भगवान पे रखोगे, कभी भगवान आपका बुरा नहीं चाहेगा, बशर्ते आप दिल से कभी किसी का बुरा मत चाहें। दिस इज ऑल्सो वेरी, वो कहते हैं ना टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। सो ये टर्म्स एंड कंडीशंस हमारे साथ होनी चाहिए कि अगर हम ये चाहते हैं कि हमसे जुड़े हुए सब लोग खुश रहें, हमसे हमारी फैमिली खुश रहे, हमारे आसपास के लोग खुश रहें, तो उसके लिए सबसे पहले हमें ये प्रण लेना है कि हमसे कभी कोई दुखी ना हो। अगर ये चीज रहेगी हमारे, अगर इस प्रिंसिपल को हम अपनी लाइफ में फॉलो कर लेंगे, देन इट मीन्स कि हमने अपनी जिंदगी में हमने अपने लाइफ के पर्पस को अचीव करने में विजय प्राप्त कर ली। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो राइट नाउ आई एम जस्ट शेयरिंग वन वीडियो ऑन कम्युनिकेशन स्किल्स विच रियली वर्क्स, क्योंकि वो कहीं ना कहीं कनेक्ट होगा, देन विल गो फॉरवर्ड।
So how to improve your communication skills? I hope this is visible and voice is coming. Yes, yes. Okay. If you want. इसमें वॉइस है क्या? Ma'am, audio is not there. हाँ, Voice नहीं आ रहा sir? Just a minute. Voice is not coming? Just No, a ma'am. minute. Okay, okay. Now please let me know if voice is there. Guess what she'll say next. Is it okay now? Yes, it's fine, it's fine. If you want to be loved, and always surrounded by people, you have to master communication skills. And that's what I'm giving you in the next minute. The first thing, develop a willingness to listen. Don't hold your phone, or look at your watch while listening to someone. Maintain comfortable eye contact, and don't stare. Be silent and patient, and refrain from interrupting. Be attentive. Think about what she is saying, not what you want to say when she's done. And don't try to guess what she'll say next. Be open-minded to whatever being said. Be interactive. Nod, smile, agree and lean forward. Take notes, and if you didn't understand something, ask questions to clarify. Or paraphrase, to see if you have an accurate picture of the message. Don't allow how something is said to distract you from the essence of the message. If someone was angry and talked loudly, that doesn't mean that what he said is wrong. Listen for the unspoken message. When your wife tells you to go out in the weekend, it's not about getting out, it's about missing you. So be smart to understand that. And finally, prepare your reply only after the person has finished. And the last advice, how to handle any problem. Avoid insults when you talk. Seek understanding and focus on the facts. Find a point of agreement, strive for mutual benefit, and generate solutions that work for both of you. And that was a brief guide to effective communication. I hope you like it. So what we have learned from this video, because this video is on how to improve communication skills. तो उसमें सबसे पहले आपने देखा होगा जो पॉइंटर्स बताए हैं वो हम सब यूज कर रहे हैं अपनी लाइफ में, है ना? हम सब कर रहे हैं। वो क्या है? जब भी कोई सामने वाला हमसे बात करता है, हम बहुत गंदी आदत होती है हम लोगों में, हम क्या करते हैं, मोस्ट ऑफ अस, नॉट एवरी वन ऑफ अस, बट मोस्ट ऑफ अस, 85% ऑफ अस, हम क्या करते हैं, कोई कुछ कहने लगता है, हमें लगता है हमें ज्यादा आता है, हम बीच में उसकी बात को टोक देते हैं। दिस इज नॉट अ राइट वे। फर्स्ट लिसन टू द पर्सन, जो आपको जो बात कहने आ रहा है आप उसकी पूरी बात को सुनिए। वो क्या कहना चाहता है आपसे, उसके कहने के पीछे क्या मकसद है, क्या पर्पस है उसका उस बात को आप तक पहुंचाने का। जब आपकी वो बात हो जाती है, आप पूरा उसको ध्यान से सुनते हैं, और जो भी उसने कहा है उसको कभी नेगेटिव वे में मत लीजिए। हमेशा ये देखिए, जो भी आपको कोई चीज बोलने आ रहा है, आपको कम्युनिकेट करने आ रहा है, उसके पीछे कुछ ना कुछ एक सॉलिड प्रैक्टिकल रीजन होगा। उसको समझिए विद योर ओपन माइंडेडनेस वाला जो थॉट प्रोसेस है ना, आप नैरो ना होकर ओपन माइंडेड होकर उस चीज को समझिए। जब आप ऐसे समझेंगे ना, अटेंटिव होकर, उसके साथ इंटरैक्टिव होकर, ओपन माइंडेडनेस से, तो आपको ये लगेगा कि आप उसके साथ 100% अपने आप को कनेक्ट कर पा रहे हैं, क्योंकि वो बहुत जरूरी है। जब कहते हैं ना दो लोग बात कर रहे हो तो तीसरा बीच में आता है, काम खराब करता है। उन दोनों का जो है बॉन्डिंग नहीं बन पा रही होती, उनकी फिर बॉन्डिंग में प्रॉब्लम्स आने लगती हैं, क्योंकि वो एक उस टाइम पे वार्तालाप कर रहे होते हैं, डिस्कशन करते हैं। और ऐसा भी होता है व्हेन वी आर डिस्कसिंग इन अ ग्रुप, फॉर एग्जांपल हम लोग 4-5 लोग एक ग्रुप में बैठे हैं, किसी एक टॉपिक पे या किसी एक प्रोजेक्ट पे हम डिस्कशन करते हैं, या कोई एक असाइनमेंट पे डिस्कशन करते हैं।
उसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है हर एक एक इंसान का, जो भी 5 लोग हैं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस तो होंगे ही होंगे। मैं कुछ और अपना परसेप्शन दूंगी, फराह जी कुछ और बोलेंगी, सीमा जी कुछ और बोलेंगी, मीना मैम कुछ और बोलेंगी, समिता मैम कुछ और बोलेंगी। तो कहने का ये मतलब है, जरूरी नहीं है जो मैं बोल रही हूँ वो सही और जो बाकी बोल रहे हैं वो गलत है, या बाकी जो बोल रहे हैं वो सही है, मैं जो बोल रही हूँ गलत है। क्योंकि हमने पहले भी ये बात बोली हुई है ना कि दो जुड़वा बच्चे एक ही माँ से पैदा हुए आइडेंटिकल ट्विंस भी एक जैसे नहीं होते, उनकी लाइकिंग्स और डिसलाइकिंग्स में फर्क होता है। सिमिलरली अगर हम 5 लोग प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं या हम 5 लोग एक बात कर रहे हैं, तो उसका ये मतलब नहीं है हम पांचों गलत हैं या हम पांचों अलग अलग बात कर रहे हैं। आप इसको ब्रॉड माइंड से सोचिए, वास्ट अपना विजन रखिए कि वो 5 लोगों का जब एक उस पे कंक्लूजन पे आएंगे तो वो कंक्लूजन कितना क्वालिटेटिव निकलेगा। मेरी बात का कुछ और मतलब होगा, फराज जी की बात का कुछ और मतलब होगा, समीता मैम की बात का कुछ और मतलब होगा, सीमा मैम की बात का कुछ और मतलब होगा। तो जब वो क्वालिटेटिव रिजल्ट सबकी सबके सबके आकर एक बड़ा उसका जो कंक्लूजन निकल कर आएगा, तो वो कितना बढ़िया निकल कर आएगा, क्योंकि वो 5 दिमाग से निकल कर आएगा। तो ये स्किल्स आनी हमारे अंदर बहुत जरूरी है। जब कोई कुछ कहता है ना, हम बहुत बार उसकी बातों को टोक देते हैं बीच में, नहीं तुम्हें नहीं आता, हम ज्यादा समझदार हैं, हम आपको बताएंगे, ऐसा नहीं। कई बार आप देखना, हम लोग सब मैरिड हैं, ऑलमोस्ट हमारे बच्चे हैं, बहुत बार ऐसा होता है कि हम किसी प्रॉब्लम में फंसे होते हैं या रिलेशंस, कुछ रिलेटिव्स की प्रॉब्लम्स में फंसे होते हैं, हमारे बच्चे बहुत अच्छा सोल्यूशन दे जाते हैं, हम उन्हें चुप कराते रह जाते हैं जिंदगी भर, चुप रहो तुम्हें नहीं पता, बड़ों की बातों में बोल रहे हो, कोई जरूरत नहीं है बोलने की। लेकिन वो इतनी अच्छी बात और इतना अच्छा सोल्यूशन दे जाते हैं, हमें लगता है ऐसा हमने सोचा होता तो हमारे रिलेशन ही ना बिगड़ते। होता है या नहीं होता? एम आई राइट? यस और नो? फराह मैम ऑलवेज शोज मी थम्स अप। तो इस तरीके से ऐसा होता है। और सबसे बड़ा मिसकम्युनिकेशन होता है हस्बैंड और वाइफ की बात पे, है ना? ये ये कि अभी ये जो कम्युनिकेशन स्किल्स में सिर्फ पर्सनल लेवल पे बात कर रही हूँ, प्रोफेशनल लेवल पे नहीं। तो उसमें होता है ना, वाइफ कुछ कहना चाह रही, वाइफ अगर हस्बैंड के पापा मम्मी के लिए कुछ नॉर्मल भी बोलेंगी तो हस्बैंड को लगेगा पता नहीं क्यों मेरे मम्मी पापा के पीछे ही पड़ गई है। और अगर हस्बैंड बोलेगा तो वाइफ को लगेगा कि मेरे मम्मी पापा के, जबकि इंटेंशन दोनों की प्योर होगी। इंटेंशंस कभी इम्प्योर नहीं होती। क्योंकि जब मैं मेरे को पता है कि आई लव माई पेरेंट्स, तो ऐसे ही मेरे को ये भी पता है कि मेरे हस्बैंड लव्स हिज पेरेंट्स। तो जब मैं अपने पेरेंट्स की बात नहीं सुन सकती तो कैसे वो सुनेंगे? कहते हैं हस्बैंड और वाइफ वो दो, एक गाड़ी के दो पहिए हैं। तो दोनों अगर समझदारी से चलते हैं तो जिंदगी की गाड़ी बहुत अच्छी चलती है। तो उसमें सिर्फ एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि अपने रिलेशन में कभी भी मिसकम्युनिकेशन नहीं आने देना। जहां मिसकम्युनिकेशन, जहां पे गैप्स आ जाते हैं, जहां पे क्लैशेस आ जाते हैं, ये मिसकम्युनिकेशन गैप्स हमारे जो जिंदगी में होते हैं ना, कि अगर सपोज मैं कुछ कहना चाहती हूँ और मैं नहीं कह पा रही, और मैंने वैसे ही जर्नल अपने बच्चे को बोल दिया या अपनी सासू माँ को बोल दिया और उन्होंने किस वे में बोली मुझे नहीं पता, तो हमारे रिलेशन खराब हो जाएंगे। इट इज जस्ट नॉर्मल एग्जाम्पल मैं बता रही हूँ, ठीक है? तो वही बात, और इट्स नॉट ओनली बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ, इट्स बिटवीन एवरी वन ऑफ अस, वेदर एट, ये वाला पॉइंट तो प्रोफेशनल और पर्सनल दोनों में जाता है। कि आपको जिससे प्रॉब्लम है, जिससे आपको जो बात कहनी है, डायरेक्ट उससे जाके बात करिए। क्योंकि अगर आप उसको उसको हटा, उससे ना कर कर बाकी 4 लोगों से बात कर लोगे ना, तो बात कैसे घूम कर जाती है ना, ये आपको भी नहीं पता। मतलब बात आपने, सपोज आपने बोला होगा ए टू बी, वो बात सीधा जेड से शुरू होकर ए पे आती है, वो ए और बी वाला तो फंडा दिखता ही सामने वाले को। तो ये बहुत जरूरी है। तभी हमें कहा जाता है कि जिस, ऐसी बात नहीं है, प्रॉब्लम्स हर एक की लाइफ में आती है, रिलेशंस में प्रॉब्लम्स आती हैं, क्योंकि हमारे कई बार सोच विचार नहीं मिलते। तो आपको जो बात कहनी है, इसलिए मैंने फर्स्ट स्लाइड जब दिखाई थी उसमें ये बताया गया था कि आपको क्लियर कम्युनिकेशन रखना है। क्योंकि जो क्लियर कम्युनिकेशन होता है आपका, जो क्लियर वार्तालाप आप एक दूसरे के साथ करते हो, बिल्कुल क्लियर कट, यस बोलना है तो यस बोलो, नो बोलना है तो नो बोलो। सेम अप्लाइज एट द प्रोफेशनल लेवल ऑल्सो। अगर आपको लगता है कि आपके बॉस ने आपको ये काम दिया है, आप केपेबल हो, आपके पास टाइम है, आप फैमिली को भी टाइम दे सकते हो, जॉब को भी टाइम दे सकते हो, तो उस काम को यस बोलो। लेकिन बिना मतलब लटका के मत रखो बॉस को यस और नो के बीच में। बॉस को तब प्रॉब्लम होगी जब आप यस और नो के बीच में उसे लटका के रखोगे, ना पूरी तरह हाँ बोल दो ना पूरी तरह ना। नो मीन्स नो, नहीं कर सकते साफ बोल दो, सर मुझसे नहीं होगा, या मैम मुझसे नहीं होगा, या गिव मी सम टाइम।
उससे आपके रिलेशंस प्रोफेशनल लाइफ में भी बैलेंस्ड रहते हैं। इज दैट क्लियर? इज द स्क्रीन विजिबल ना? Yes, ma'am. ओके। इसके बाद हम थोड़ा सा इफेक्टिव कम्युनिकेशन पे और बात करेंगे। वैसे हम ये सारी चीजें एग्जांपल्स के थ्रू कर चुके हैं, बट स्टिल इफेक्टिव कम्युनिकेशन इट फॉस्टर्स अंडरस्टैंडिंग, ट्रस्ट, हार्मनी इन पर्सनल रिलेशनशिप्स, रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट्स एंड प्रमोट्स इमोशनल वेलबींग। ये अभी हमने जो हस्बैंड की एग्जांपल ली या हमने अपने प्रोफेशनल लेवल पे एग्जांपल लिया कि जितना आप क्लियर कट इफेक्टिव कम्युनिकेशन करते हो, आपस में एक दूसरे से कॉन्वर्सेशन करते हो जो बिल्कुल क्लियर होती है, जिसमें आपका मैसेज एज इट इज सामने वाले को मिल जाता है, उससे आपके रिलेशंस बहुत बैलेंस्ड रहते हैं। प्लस इट आल्सो एनहांस कोलैबोरेशंस। अगर आप ट्रस्ट नहीं रखोगे एक दूसरे पे, अगर आप, वो ट्रस्ट कब आता है जब सामने वाले को ये विश्वास हो जाता है आप जो कह रहे हैं वो सच है, क्योंकि आप ऐसा करके दिखाते हैं। कई बार क्या होता है हमारी कथनी और करने में फर्क आ जाता है, तो वहां पे रिलेशंस जो है ना वो डिसबैलेंस हो जाते हैं, क्योंकि इंसान सोचता है ये कहता तो कुछ और है और जब करने की बारी आती है, मतलब थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट तो इसके बहुत क्लियर है, व्हेन इट कम्स टू द प्रैक्टिकल तो वहां पर ये जो है इसके रिजल्ट्स बिल्कुल अपोजिट होते हैं। हमें ऐसा नहीं दिखाना इफ वी वांट लॉन्ग टर्म रिलेशंस। सो सेटिस्फेक्शन भी हमारी लाइफ में तभी आती है व्हेन वी आर एट अ क्लियर पेस। हमें क्लियर पेस रखते हैं हम सबके साथ। तो अभी जब हमने एक वीडियो देखा था अबाउट हाउ टू इम्प्रूव कम्युनिकेशन स्किल्स, तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज बोली गई थी, एक्टिव लिसनिंग टेक्निक्स। एक्टिव लिसनिंग टेक्निक्स क्या होती है? अगर आप ये सर्कल देख रहे होंगे, इसमें ये इमेज है एक्टिव लिसनिंग की। 100% अटेंशन, न्यूट्रल टेक्निक, सेल्फ अवेयरनेस, हियरिंग कंटेंट, लिसनिंग फॉर फीलिंग्स, observing body language, clarifying techniques, questioning with curiosity, paraphrasing, summarizing, awareness of context and empathetic being। ये जो सारे पैरामीटर्स एक्टिव लिसनिंग के हैं वो हमारी कम्युनिकेशन को जो है स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, इफेक्टिव बनाते हैं, एंड इफेक्टिव कम्युनिकेशन हेल्प्स इन बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग रिलेशंस। समझ आया? क्योंकि जब आप एक्टिव लिसनिंग में क्या आ गया कि सपोज मैं आपसे बात कर रही हूँ और फॉर एग्जाम्पल मेरी और फरा मैम के बीच में बात हो रही है, तो फरा मैम इज गिविंग 100% अटेंशन टू माई कॉन्वर्सेशन जो मेरी उनके साथ चल रही है। टेक्निक बहुत न्यूट्रल रखी है, अभी ना वो यस बोल रही है मेरी बात को, ना नो बोल रही है, जस्ट सेल्फ अवेयर होकर सुन रही है कि साक्षी मैम क्या बोल रही है, मुझे उनकी बात को सुनना है। अपना बिल्कुल अपना जो कहते हैं ना थॉट प्रोसेस को एक्टिव रखते हुए, अपनी फीलिंग्स को साइड पे रखते हुए, कि ऐसा कुछ नहीं है कि इमोशनल बॉन्डिंग की वजह से वो बायस्ड हो रही है मेरी तरफ, नहीं, वो बिल्कुल न्यूट्रल होकर मेरी सारी बात सुन रही है। और कहीं ना कहीं जब मैं उनके साथ कॉन्वर्सेशन कर रही हूँ तो आई हैव सीन कि उनकी बॉडी लैंग्वेज भी मुझे ये रिस्पॉन्ड कर रही है, मतलब मेरे को फीडबैक उनकी बॉडी लैंग्वेज से ये मिल रहा है कि दैट शी इज लिसनिंग टू मी। कई बार होता है ना हम किसी से बात करते हैं, जैसे अभी आपने वीडियो में भी देखा था कि वो उनसे बात कर रहे हैं तो वो अपने मोबाइल पे लगे हैं, कॉल पे लगे हैं, ये सब चीजें हो रही हैं, तो उसमें सामने वाले को लगता है मैं पागल हूँ जो मैं इससे बात कर रहा हूँ, ये तो ध्यान ही नहीं दे रहे, फोन पे लगा हुआ है या व्हाट्सएप कर रहा है या किसी से बात कर रहा है। तो द थिंग इज दैट कि व्हेन समवन इज हैविंग कॉन्वर्सेशन विद यू, तो उसको, उसकी बात को आपको 100% अटेंशन देना है। उसके बाद बेशक आपको लग रहा है उसकी बात में दम है या नहीं, यू डू क्वेश्चनिंग, आप उससे क्वेश्चंस करो कि आपकी इस चीज में ये प्रॉब्लम मुझे लग रही है, आपने ये बात बोली, ये ऐसे क्यों बोली, उसको बातों को, लेकिन इट इज अप टू यू कि आप उन बातों को ना भी अगर कर रहे हो तो किस वे में कर रहे हो, क्योंकि रिलेशन हमें पता है हमें खराब नहीं करना, तो ना भी हमें थोड़ा पॉलिशिंग वे में करना है। अब मुझे फरा मैम कुछ बोलती है कि मैम ये कर दो, मैं सीधा बोल दूं मेरे पास टाइम नहीं है, जाओ मुझे नहीं करना। और दूसरी तरफ मैं ये कहती हूँ कि मैम राइट नाउ आई एम डूइंग समथिंग एल्स, आप प्लीज मुझे बता दीजिए, मैं थोड़ी देर में कर देती हूँ। सी द डिफरेंस बिटवीन बोथ दी रिस्पॉन्स, बोथ दी रिस्पॉन्सेज जो मैंने दिए हैं। पहले मैंने बोला मेरे पास टाइम नहीं, आप जाइए, अभी मैं कुछ नहीं कर सकती, और ऑन दी अदर हैंड मैं ये बोल रही हूँ मैम अभी राइट नाउ आई एम डूइंग वेरी इंपॉर्टेंट वर्क, बट आप मुझे बता दीजिए, मैं आप विद इन 5 और 10 मिनट्स मैं आपको रिस्पॉन्ड करती हूँ। तो दिस इज इफेक्टिव कम्युनिकेशन, दिस इज स्मार्टनेस, कि अगर आपने आपने टाइम भी ले लिया,
अपने काम को भी पहले खत्म कर दिया और सामने वाले को भी ये बता दिया, उस तक मैसेज पहुंच गया कि अभी मैं बिजी हूँ बट मैं आपको हेल्प जरूर कर दूंगी या मैं आपको सपोर्ट जरूर कर दूंगी। देन रीडिंग, स्पीकिंग एंड राइटिंग, हम सबको पता है ये सारे स्किल्स इंपॉर्टेंट है फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन। रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग। राइटिंग में तो जो मैंने नॉन वर्बल आपको बोला था ना, कि जब हम मैसेज भी किसी को लिखते हैं, जैसे अभी मैंने एक एग्जांपल में फरा मैम और अपना कॉन्वर्सेशन बोला कि मैं उनको मना कर रही हूँ, और दूसरे में मैं बहुत पोलाइटली उनको कह रही हूँ कि मेरे पास टाइम नहीं है अभी, मैं अपना काम कर रही हूँ बट मैं आपका काम भी कर दूंगी। तो सिमिलरली जब हम किसी को मैसेज लिखते हैं, कई बार होता है ना मैसेज में कुछ भी नहीं आता बट एक गुड मॉर्निंग की एक बहुत अच्छी इमेज आती है और उसमें आता है गुड मॉर्निंग, तो वो मैसेज हमारे फेस पे सुबह स्माइल लेकर आता है कि समवन इज देयर इन दिस वर्ल्ड हु वांट्स दैट मैं अपनी जिंदगी में बहुत खुश रहूं और मुझे गुड मॉर्निंग मैसेज किया है। और कई बार ऐसा मैसेज आता है, नॉर्मल हालचाल भी पूछना होगा, हाँ भाई कैसे हो तुम, तो लगता है यार ये मैसेज ही क्यों लिखा था इसने कि कैसे हो, तो हम ठीक है भाई जैसे भी है हम। तो कहने का ये मतलब कि आपका इफेक्टिव कम्युनिकेशन, आप किस तरीके से बोलते हैं, किस तरीके से लिखते हैं, किसी को अगर टेक्स्ट मैसेजेस भी देने हैं, या किस तरीके से आपकी सोच है, ये सब मैटर करती है आपकी। क्योंकि कहीं ना कहीं जो ये स्किल्स हैं, अगर हम रीडिंग स्किल्स की बात करें, डेवलपिंग स्किल्स इन रीडिंग, इट अलाउज इंडिविजुअल टू अंडरस्टैंड रिटन इन्फॉर्मेशन, enabling them to absorb knowledge and interpret complex ideas। रीडिंग स्किल्स का मतलब हुआ, फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको एक मैसेज किया, हो सकता है उस मैसेज को, जैसे हम बोलते हैं ना डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स होते हैं, मेरा सोचने का नजरिया दूसरा होगा, सीमा मैम का दूसरा होगा, मीना मैम का दूसरा होगा, तो कहने का मतलब मेरी सोच के अकॉर्डिंग वो नहीं सोचेंगे। रीडिंग स्किल्स आती है कि आपने किसी की लेटर पढ़ी या किसी का मैसेज पढ़ा, तो वो पढ़ते हुए आप मतलब आपने किस तरीके से उसे रीड किया और एज्यूम किया कि उसने क्या क्या कहना चाहा। कई जैसे आया ना कि मैंने आपको पहले एक एग्जांपल दी थी, कोई आपको ये कहता है कि मुझे पैसे चाहिए, अब आप उसके पैसे मांगने की चीज किस तरीके से पढ़कर समझते हो, ये भी बहुत जरूरी है। ये भी अपने में ही एक स्किल है, क्योंकि आपको नहीं पता कि उसने मजबूरी में आपसे मांगे हैं, उसने कैसे मांगे हैं। मैसेज पढ़ के आप हाइपर हो जाते हो कई बार बहुत बार हम देखते हैं ना, हमारे घर में हमारे पापा को कोई मैसेज आया है या हमारे घर में किसी को कोई मैसेज आया है, उन्हें गुस्सा आ जाता है, दिमाग खराब है कैसा मैसेज लिख दिया। आप सोचो तो सही, बात के तह तक तो जाओ कि उसने ये मैसेज क्यों लिखा है। ये कोई भी चीज ऐसी नहीं है मैं जो आपको नहीं बता रही हूँ, ये सब चीजें हमारी सबकी लाइफ में होती हैं, हम रोजमर्रा की जिंदगी में ये सब चीजें अपने साथ जो है फील भी कर रहे हैं, इनको जो है झेल भी रहे हैं, और इनको कहीं ना कहीं हम इनके साथ कनेक्टेड भी हैं। बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट हम उस टाइम पे नहीं समझ पाते कि हमें कैसे रिएक्ट करना है। तो ऐसे सेशंस या ऐसे कहीं ना कहीं आपको ये हेल्प करती हैं, जब आप फॉर एग्जाम्पल किसी का मैसेज पढ़ते हो, ठीक है, आप रिएक्ट करने लगो तो आपको एकदम रिकॉल होता है, अच्छा उस सेशन में हमने ये सुना था, हमें ऑन द स्पॉट नहीं रिएक्ट करना। लेट्स सी उसके बाद उसका कोई रिप्लाई आता है, पर कोई मैसेज आता है, देन वी हैव टू रिस्पॉन्ड, ऐसे एकदम नहीं करना। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट कम्स, दिस इज ऑल अबाउट कम्युनिकेशन स्किल्स, बिकॉज इस पे अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकते हैं। Any question on communication skills? Anyone of you? लिपिका आप कैसे हो आज? हम ठीक हूँ। ओके, कोई क्वेश्चन है आपको? प्रिया जी, नितिका जी, निकिता, मोनिका जी, एनी क्वेश्चन? कमलेश सर? No, ma'am. Okay, so can we go further on this professional skills? Yes, हम लोग आगे बढ़ जाए प्रोफेशनल स्किल्स पे। सो प्रोफेशनल स्किल्स क्या होती हैं? वी ऑल आर प्रोफेशनल्स, आप लोग भी सब कहीं ना कहीं रीड इंडिया के साथ जुड़े हुए हैं, आप काम कर रहे हैं, तो इट मीन्स वी आर इन प्रोफेशन। प्रोफेशन होता है हमारा जॉब, हमारा जॉब प्रोफाइल, ठीक है। अब प्रोफेशनल स्किल्स क्या होती है? आप सामने जो पिक्चर देख रहे हैं इसमें है प्रोफेशनल कोड ऑफ कंडक्ट एंड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स, दे आर एसेंशियल फॉर करियर एडवांसमेंट। प्रोफेशनल कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है, कोई बता पाएगा? एनीवन?
अब सीमा मैम, फरा मैम और मीना मैम को छोड़ के कोई और बताइए प्लीज, क्योंकि ये तीनों तो बहुत ज्यादा, ये वीडियो भी अपना ऑन रखते हैं, बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि वीडियो ऑन रखने से ऐसा लगता है कि आई एम कनेक्टेड विद यू पीपल, है ना, और बहुत रिस्पॉन्ड करते हैं। एनीवन एल्स प्लीज, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय प्रोफेशनल कोड ऑफ कंडक्ट? अकबर जी, अकबर जी, अनिल जी, एनी वन ऑफ यू? आई एम नॉट जजिंग अबाउट यू पीपल, जस्ट अ इंटरक्शन, सो दैट मुझे भी ये लगे कि हाँ हम लोग सब कनेक्टेड है एक दूसरे से। हम प्रोफेशनल कोड ऑफ कंडक्ट किसको कहते हैं? Yes, ma'am. Akbar here. हाँ जी, प्लीज ओपन योर वीडियो Uh, इफ यू कैन। यस। yes, ma'am. Professional code of conduct are the ethics which we have, which we are following during the professional communication. And ethics like the communication we are going to perform in professional skills should be clear, should be means unbiased, and with active listening. So these are the some ethics which I think we have to follow during the professional skills. Very good, very good, Thank very you. good. Thank you. So basically, yes, professional code of conduct means, because conduct means our behavior. अगर हम कंडक्ट की बात करें, कंडक्ट हमारा बिहेवियर होता है। जैसे हम कहते हैं ना, हम अपनी फैमिली में, जैसे एक लड़की की शादी होती है तो वो नेक्स्ट वाले जिस भी घर में आती है अपने हस्बैंड के साथ, तो उसको उसका वहां के ऑरा में अपने आप को एडजस्ट करना होता है ना। अब ऐसा है कि दुल्हन बनकर आई है, तो ऐसा तो नहीं है कि वो आते ही नेक्स्ट डे मिनीज या माइक्रो मिनीज में घूमना शुरू हो जाएगी, है ना। एक मर्यादा तो फॉलो करेगी ना, घर की जो भी मर्यादा है, जो भी वैल्यूज हैं, जो भी कस्टम्स हैं, वो हमें फॉलो करने पड़ते हैं। सिमिलरली अगर जैसे कि कहते हैं, अगर हम, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ पर्सनल कोड ऑफ कंडक्ट। जैसे हम किसी ऑर्गेनाइजेशन में जॉब करने के लिए जाते हैं, तो उसके कुछ एसओपीज होते हैं, उसके कुछ रूल्स होते हैं जो हमें फॉलो करने पड़ते हैं, और वो जो रूल्स हैं उसके साथ हमें अपने बिहेवियर को वैसे ढालना पड़ता है। तो दैट इज आवर कंडक्ट। कि अगर मैं बोलूं कि मेरे कॉलेज का या मेरी यूनिवर्सिटी का टाइम है 9:30 to 5, तो मैं अगर 9:30 को ना आकर अपनी यूनिवर्सिटी में अराइवल 9:30 ना कर कर सीधा मैं 12 बजे आराम से आऊं, तो डू यू थिंक आई एम फॉलोइंग द प्रोफेशनल कोड ऑफ कंडक्ट? नो, बिकॉज आई एम गोइंग अगेंस्ट द एसओपीज ऑफ माई यूनिवर्सिटी टाइमिंग्स। कि 9:30 सबका अराइवल टाइम है, पंचिंग करने का टाइम है, और मैं आराम से 12 बजे आ रही हूँ, और उसके बाद फिर मैं ये कहूँ कि मैनेजमेंट मुझे कुछ ना कहे, तो दिस इज नॉट फेयर। ठीक है, मैनेजमेंट तो सीधा फिर ऐसे लोगों को क्या करेगा, सीधा टर्मिनेट करेगा जो हु इज नॉट फॉलोइंग द रूल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो बीइंग एज अ प्रोफेशनल, इट इज माय फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ड्यूटी टू फॉलो द कोड ऑफ कंडक्ट, एंड कंडक्ट मींस बिहेवियर। मुझे अपने बिहेवियर को अपने प्रोफेशन के साथ बिल्कुल मैच करना है। जहां मैं अपने बिहेवियर को, मतलब अगर मैं ये बोलूं कि आई एम द फैकल्टी, और मैं बोलूं कि मैं जैसे मॉडलिंग में लोग ड्रेसेस पहनकर आते हैं, ऐसी ड्रेसेस पहन के मैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन में आ जाऊं, इस टाइप के क्लोथ्स को मैं वेयर कर कर आऊं, तो आई एम नॉट फॉलोइंग प्रोफेशनल कोड ऑफ कंडक्ट। एज अ टीचर आई लुक very sober. As a teacher, I should follow the code of conduct of teachers, because this is basically, I should, maintain the dignity of my profession. That is very much important. और अगर मैं वही सब नहीं करूंगी, तो मैं आई एम गोइंग अगेंस्ट विद माय प्रोफेशन। तो मैं उसको अपने प्रोफेशन के साथ बिल्कुल भी उसको जो है आप ये कह लो कनेक्ट नहीं कर पाऊंगी, तो मेरा कोड ऑफ कंडक्ट बिल्कुल पुअर रहेगा। और जो जो प्रोफेशनलिज्म अपनी लाइफ में नहीं फॉलो करते इन देयर प्रोफेशनल लाइफ, तो उनको कोई भी ऑर्गेनाइजेशन एक्सेप्ट नहीं करती। सो वन और द अदर वे, कोई ना कोई रीजन की वजह से वो टर्मिनेट किए जाते हैं। इज इट ओके? सो प्रोफेशनल कोड ऑफ कंडक्ट और इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स, दे आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स होते हैं योर रिलेशनशिप विद योर कलीग्स। इट इज सिमिलर लाइक योर रिलेशन विद योर फैमिली मेंबर्स। हम एक फैमिली में, जैसे अब सीमा मैम ने कहा शी इज लिविंग इन अ जॉइंट फैमिली, ऐसे ही मीना मैम ने भी बोला कि उनके पेरेंट्स के साथ ही वो रहती हैं। तो जो लोग जॉइंट फैमिली में रहते हैं उनको इतना पता है कि जॉइंट फैमिली में रहने में कितनी तो लिमिटेशंस भी होती हैं, प्लस एंड माइनस दोनों होते हैं। प्लस ये होता है कि वी गेट द शेल्टर ऑफ आवर पेरेंट्स, उनके ब्लेसिंग्स, उनके आशीर्वाद हमें 24 घंटे मिलता है।
माइनस थोड़ा सा, इट्स नॉट अ माइनस पॉइंट, वो हमारा माइंडसेट है, हम उसको किस तरीके से लेते हैं, हमारा नजरिया है चीज को देखने का। बहुत लोगों को ये लगता है कि जब हम इन लॉज के साथ रहते हैं तो हमारी कुछ लिमिटेशंस हो जाती हैं, कि हम अपनी मर्जी से उठ नहीं सकते, अपनी मर्जी से सो नहीं सकते, हमें कहीं बाहर जाना है तो बिना टाइम के हम बाहर, मतलब ज्यादा देर तक बाहर नहीं रह सकते, बिकॉज इन लॉज घर पे हैं तो उनका भी केयर, टेक केयर करना है। ठीक है, कहीं भी जाना है तो उनसे पूछ के जाना है, जो आजकल के बच्चों को बिल्कुल पसंद नहीं होता, बिकॉज आजकल के बच्चे आर वेरी मच प्रैक्टिकल। तो ये चीजें हैं। बट अगर हम इन चीजों को, हमारे एसओपीज को फॉलो करते हैं तो हमारे रिलेशंस मेंटेन रहते हैं। सिमिलरली इन आवर प्रोफेशनल लाइफ व्हेन वी फॉलो दीज थिंग्स, जो हमारे इंटर रिलेशनशिप्स को स्ट्रॉन्ग करते हैं, वो क्या है, एसेंशियल प्रोफेशनल स्किल्स हैं, कम्युनिकेशन, टाइम मैनेजमेंट, लीडरशिप, पर्सनल स्किल्स, टीम वर्क, फ्लेक्सिबिलिटी एंड पब्लिक स्पीकिंग। बहुत लोग कहते हैं, मतलब बहुत लोग नहीं, 99% ऑर्गेनाइजेशन में ये होता है कि हर एम्प्लॉयज को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहती है मैनेजमेंट के साथ, है ना, कि मैनेजमेंट ने ये नहीं किया, हमारे अकॉर्डिंग हमारे जो रिपोर्टिंग ऑफिसर है उन्होंने ऐसे नहीं बोला। नोबडी इज परफेक्ट ऑन दिस अर्थ, ये भी गांठ बांध लो, इस दुनिया में कोई भी परफेक्ट नहीं है। अगर हम परफेक्ट हो जाए या कोई भी परफेक्ट हो जाए तो वो भगवान के इक्विवेलेंट हो जाएगा। ठीक है, हर एक में प्लस एंड माइनस होते हैं। इट इज हमारा नजरिया, हम उस प्लस को कैसे देखते हैं और उस माइनस को कैसे देखते हैं, हमारा परसेप्शन है। कहते हैं ना, हमें बचपन में ये कहानी सुनाई जाती थी कि हम अपनी जिंदगी में हमारे पास, हमें दो रास्ते दिखाई देते। ठीक है, अब ये हमारे ऊपर है कि हमें जिंदगी में शॉर्टकट लेना है या लॉन्ग कट लेना है, ये हमें बचपन में बताया जाता था। सिमिलरली दूसरी तरफ ये कहा जाता था कि हर चीज को देखने के ना नजरिया होता है, हमारा नजरिया क्या है। जैसे मैंने एग्जांपल दी थी, अभी तो मेरे पास ग्लास नहीं है, दिस इज द बॉटल, इट इज हाफ फिल्ड। नाउ अगर सपोज मैं सीमा मैम से पूछूं, मैम इस बॉटल को देखकर आप क्या कह रहे हैं, मे बी शी सेड मैम इट इज हाफ फुल। हो सकता है फरा मैम बोले कि मैम इट इज हाफ एम्प्टी। अब मैं ना सीमा मैम को गलत बोलूंगी ना मैं फरा मैम को बोलूंगी, बिकॉज वो भी अपनी जगह ठीक है, वो भी अपनी जगह ठीक है, क्योंकि उनका नजरिया इस बॉटल को देखने का था कि ये आधी भरी हुई है, लेकिन फरा मैम का नजरिया क्या था, ये आधी उनका खालीपन पे गया। तो ये हमारा नजरिया है, हम सामने वाले को कैसे देखते हैं। तो हमारे जो पर्सनल प्रोफेशनल जो स्किल्स है ना, हमारे बॉस ने क्या बोला, मैनेजमेंट ने क्या बोला, स्थितियां कैसी हैं, परिस्थितियां कैसी हैं, वो सब हमारा नजरिया है। कई बार ऐसा होता है सब कुछ होने के बाद भी वी आर नॉट हैप्पी, और कई बार कुछ नहीं होने के बाद भी हमें लगता है हमसे ज्यादा खुशकिस्मत इस दुनिया में कोई नहीं। तो इट इज ऑल अबाउट इनसाइड अस। जैसे मैंने फर्स्ट क्लास में बोला था ना कि हिरन कस्तूरी को बाहर ढूंढता है लेकिन कस्तूरी उसी के अंदर है। सिमिलरली खुशी हमारे अंदर है, बट हम उसे बाहर मेटीरियलिस्टिक चीजों में हम लोग उसको ढूंढते हैं। तो प्रोफेशनल स्किल्स में कम्युनिकेशन जो मैंने आपको अभी बढ़ाया वो बहुत जरूरी है। सेकंड, टाइम मैनेजमेंट, जैसे मैंने एग्जांपल दिया, अगर मेरा पंचिंग करने का 9:30 टाइम है और मैं 12 बजे आ रही हूँ, तो क्या इज दिस माई प्रोफेशनल स्किल्स? नो, आई एम नॉट फॉलोइंग द प्रोफेशनल कोड ऑफ कंडक्ट। और कोई भी काम अगर हमें मिलता है तो अगर हम टाइम को मैनेज करते हुए, कहा जाता है वही इंसान जिंदगी में सक्सेसफुल होता है, अगर वो किसी प्रोफेशन में है, तो अगर उसको ये स्किल आती है हाउ टू मेंटेन बैलेंस बिटवीन पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ। बहुत बार हम ये देखते हैं कि प्रोफेशनल लाइफ में जो डिस्टर्बेंसेस, जो फ्रस्ट्रेशंस होती हैं, वो इंसान घर आके अपने बच्चों पे या घर वालों पे उतार देता है। ठीक है, या घर में कोई प्रॉब्लम्स या ग्रजेस होती हैं फैमिली मेंबर्स के साथ, वो आके प्रोफेशनल लाइफ में अपने जिन स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं या जिन कलीग्स के साथ रहते हैं उन पे निकल आते हैं, हमारे बिहेवियर से वो चीजें शो हो जाती है। दिस इज नॉट राइट। We have to, we have to follow the professional code of conduct. We have to be professionals. प्रोफेशनलिज्म हमें ये सिखाता है यू हैव टू मेक बैलेंस बिटवीन पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ। और जिसने ये स्किल सीख लिया, ही विल गेट सक्सेस ऑन बोथ दी साइड्स, पर्सनल एज वेल एज प्रोफेशनल। काम करके आए हो, 5 बजे के बाद जो भी ऑफिस में हुआ उसको ऑफिस तक छोड़ दो, 5 बजे के बाद जिंदगी घर की है। फिर सुबह 8 बजे के बाद जब 9 बजे ऑफिस आते हैं तो 9 बजे से पहले जो घर में हुआ उसको घर में छोड़ दो, 9 बजे के बाद की जिंदगी ऑफिस की है। अगर हम ऐसा अपनी सोच में, ऐसा अपने नजरिए में लेकर आते हैं तो हमारी प्रोफेशनल स्किल्स जो एनहांस तो होती ही होती हैं, प्लस हमारी प्रोफेशनल लाइफ भी बहुत बैलेंस्ड रहती है विद आवर पर्सनल लाइफ। सो टीम वर्क बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप टीम में काम करते हो, जैसे
आई हैव सीन यू पीपल, यू ऑल आर वेरी गुड। और गीता मैम ने एज अ लीडर, जैसे लीडरशिप भी इसमें एक प्रोफेशनल स्किल है, एज अ लीडर गीता मैम इज अ वेरी गुड लीडर एंड यू ऑल आर वेरी गुड टीम ऑफ हर। मैम के अगर आइडियाज, मैम की आइडियोलॉजी तभी सक्सेसफुल हुई है जब आप लोग सब मैम के साथ हैं, और आप लोगों ने सबने अच्छा किया तो मैम का नाम हो रहा है ना। मैम की मेहनत रंग ला रही है, क्योंकि मैम ने जो वैल्यूज आप लोगों के अंदर डाली, सिमिलरली आप लोगों ने उसी चीज को 100% करके दिखाया। आप 100% उनके साथ जुड़े हो, अपना टाइम दिया आपने, अपनी बॉन्डिंग बनाई है, अपने कनेक्शंस बनाए हैं। तो मैम के प्रति आपका प्यार और आपके प्रति मैम का प्यार देखकर ये लगता है यू पीपल आर स्ट्रांगली एंड कनेक्टेड विद ईच अदर, है ना, बहुत स्ट्रांगली कनेक्टेड विद ईच अदर। सो दैट इज बेसिकली द टीम वर्क। और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को अगर ऊंचाइयों तक पहुंचाना है तो टीम वर्क इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अकेले बोल दो, मैं बोलूं मैं साइलोज में बैठ के अकेले बैठ के अपना काम करूं और मैं किसी से भी कोई बात ना करूं, मैं नहीं कर पा, मैं सक्सेस ले ही नहीं पाऊंगी। वो सक्सेस इतने टाइम के लिए आएगी, उसके बाद मुझे किस तरीके से चीजों को मैनेज करना है, दैट इज वेरी मच डिफिकल्ट फॉर मी। But the main and the most important thing is that I have to work in a team. I have to build such a strong team to get success to me and for my organization. And be flexible. आपने देखा जो रिजिडनेस और फ्लेक्सिबिलिटी में क्या डिफरेंस होता है। अगर हमारा टीम का जो लीडर है वो फ्लेक्सिबल है ना, फ्लेक्सिबल होता है कि डायनामिक पर्सनालिटी, कई बार आइडियाज, कई बार अपने आप को चेंज कर दो एज पर द फ्लो ऑफ सोसाइटी। रिजिडनेस हो गई बिल्कुल कड़क सीधा, अपने आइडियाज को बिल्कुल चेंज नहीं करना, मतलब डिक्टेटर। मैंने बोला ये बॉटल यहाँ पे रखनी है तो बस यहाँ ही रखनी है, यहाँ से हिलनी नहीं चाहिए, जिसने हिला दी उसकी मैं वाट लगा दूं, ऐसा नहीं। फ्लेक्सिबल हो गया, ठीक है बॉटल यहाँ भी पड़ी है, यहाँ भी रखी है, मुझे तो पानी पीना है, कहीं भी रख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। अब जैसे वो कहते हैं ना, टीम वर्क की एक और एग्जांपल दूंगी। बचपन में सबने कहानी सुनी होगी अपने पेरेंट्स से, जब एक फादर लास्ट के अपना टाइम काट रहा था तो उसके 4 बेटे थे, सबको सिंगल सिंगल एक स्टिक पकड़ाई तो सबने तोड़ के दिखा दी। जब स्टिक को चारों को साथ में रखा तो वो टूटनी मुश्किल हो गई। तो यानी स्ट्रॉन्ग टीम होती है तो उसे कोई तोड़ नहीं पाता और क्वालिटी रिजल्ट आता, तो यूनिटी इज स्ट्रेंथ। और फ्लेक्सिबिलिटी का ये एग्जाम्पल है, कहा जाता है कि पेड़ जितना, हम कहते हैं ना, जितना फ्लेक्सिबल होता है उतना ही झुका, और झुके हुए पेड़ पे ही फल होते हैं, है ना। जो सीधे खड़े हुए पेड़ होते हैं वो बस सीधे ही खड़े रह जाते हैं, जब उनको हल्का सा भी ऐसे करना वो सीधा टूट के ही गिरते हैं। तो वो चीज नहीं। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट पब्लिक स्पीकिंग। व्हेन यू आर इन प्रोफेशन यू गेट टू नो कि आप जब पब्लिक स्पीकिंग कर रहे होते हो, आप जब 10 लोगों के बीच में या 50 लोगों के बीच में बात कर रहे होते हो, आपको किस तरीके से बात करनी है। यहाँ पे इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स काम आती है व्हेन यू आर स्पीकिंग इन फ्रंट ऑफ पब्लिक। कई बार हम देखते हैं ना न्यूज चैनल, न्यूज में भी देख लो, कई बार यूट्यूब में या इंस्टा पे मीम्स बन जाते हैं। अभी पीछे नेहा कक्कड़ का बना था इंडियन आइडल पे, उसने कोई चीज बोल दी थी तो उस पे फेसबुक पे आ गया था कि उनको पता नहीं था, मीडिया नेशनल टीवी पे वो आ रही हैं और मीडिया उनको कवरेज मिल रहा है और उन्होंने कितनी बड़ी बात बोल दी। तो यानी जब आप किसी प्रोफेशन में होते हो और व्हेन यू आर रिप्रेजेंटिंग योर organization in front of the public, you have to have the understanding of how you speak। 4 लोगों के बीच में आपको कैसे बोलना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इज दैट क्लियर? Why प्रोफेशनल स्किल्स? नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि हमने प्रोफेशनल स्किल्स की तो बात बोल दी, लेकिन ये क्यों जरूरी है प्रोफेशनल स्किल्स? आपको पता है प्रोफेशनल स्किल्स का सबसे एक इम्पॉर्टेंट और सबसे इजीएस्ट लेमैन्स लैंग्वेज में मैं ये बात बोलूंगी, इट बिल्ड्स योर रैपो। अगर आप प्रोफेशनली स्ट्रांग होते हैं ना, अगर आप प्रोफेशनल स्किल्स को अडॉप्ट करते हैं ना, तो आप कोलैबोरेशंस बहुत अच्छी करते हैं, क्योंकि कोलैबोरेशंस आपकी जुबान पर ही होती है। अगर मैं ये बोलूं कि मुझे मीना जी के साथ किसी किसी एक असाइनमेंट पे काम करना है और मैं अपने आप को ये दिखाती हूँ कि मैम मैं टाइम मैनेजमेंट भी फॉलो करती हूँ, मेरे अंदर प्रोफेशनल स्किल्स भी हैं, मेरी कम्युनिकेशन भी बहुत स्ट्रांग है। अगर आप कहेंगे तो मैं पब्लिकली भी आपके सामने आपको बताऊंगी, मैं पब्लिक के साथ मेरी रैपो बिल्डिंग बहुत अच्छी है और मैं टाइम मैनेजमेंट का भी ध्यान रख रही हूँ, तो मीना जी ऑटोमेटिकली मेरे साथ काम करेंगी। उनको लगेगा कि हाँ मेरा इनके साथ जम सकता है, क्योंकि ये मेरे को मेरी आइडियोलॉजी की लग रही है। तो जब हम दोनों के बीच में बॉन्डिंग होने लगती है तो इट मीन्स मेरी मेरी प्रोफेशनल स्किल्स जब वो देखेंगी तो वो मेरे साथ कोलैबोरेट करेंगी।
तो कोलैबोरेशंस, पार्टनरशिप्स, फ्यूचर और रिलेशंस मेरे इनके साथ स्ट्रांग होंगे। तो क्या पता हम एक नहीं, दो नहीं, 10, 15, 20 प्रोजेक्ट करते करते हम ऑल ओवर इंडिया में ही इतने लोगों के साथ साथ में मिलकर कोलैबोरेट करें। तो ये आप प्रोफेशनल स्किल्स आपको इसमें सबसे इंपॉर्टेंट हेल्प करती है, क्योंकि आपके अंदर वो फ्लेक्सिबिलिटी, आपके अंदर वो प्रोफेशनल स्किल्स देखकर शी अंडरस्टैंड्स यू, और उनको ये लगता है नहीं, यू आर द राइट पर्सन जो उनके साथ कनेक्ट हुआ है, उनकी आइडियोलॉजी से मैच कर रहा है, तो आपको उनके साथ अपना जो है मेंटेन रिलेशन जो है मेंटेन करना है। इज दैट क्लियर? हेलो, इज दैट क्लियर? तो इसके साथ ही मैं आपको अभी एक और वीडियो दिखाऊंगी इसकी, जस्ट अ मिनट, ऑन प्रोफेशनल स्किल्स। इज दिस विजिबल? बस आप एक बार मुझे ये बताना, ये विजिबल है? Yes, ma'am. वॉइस इज कमिंग? No, ma'am. वॉइस इज नॉट कमिंग? No, ma'am. अब आ रही है? नहीं आ रही है अभी। ओके। आपकी लास्ट स्लाइड ही विजिबल है। हाँ, मैं आपको 1 मिनट वो कर रही हूँ दोबारा से। प्लीज लेट मी नो, नाउ वॉइस इज ऑडिबल? जी मैं आवाज आ रही है अभी। Quest to better understand who we are can be a lifelong journey, and becoming more mindful will help you find the best path forward in your career. Self-awareness doesn't just happen. Most of us are gloriously unaware of who we really are and how we impact others. बिफोर गोइंग फर्दर, आई जस्ट वांट टू क्लियर यू दैट कि ये जो वीडियो हम देख रहे हैं ना, ये प्रोफेशनल स्किल्स पे देख रहे हैं, और प्रोफेशनल स्किल्स में हमने एक पैरामीटर को अभी लिया, दैट इज सेल्फ अवेयरनेस, क्योंकि तभी हम प्रोफेशनल स्किल्स डेवलप कर पाएंगे। जो मैंने पहला क्वेश्चन पूछा था, वो टू अंडरस्टैंड बाय प्रोफेशनल कोड ऑफ कंडक्ट, वो तभी हमारे अंदर आता है जब हम अपने आप को समझते हैं बीइंग एज अ प्रोफेशनल। इज दैट क्लियर? The quest to better understand who we are can be a lifelong journey, and becoming more mindful will help you find the best path forward in your career. Self-awareness doesn't just happen. Most of us are gloriously unaware of who we really are and how we impact others. Self-awareness happens when we become aware of other people, things, and places around us, and how our actions impact others. But do you understand why you behave the way you do? Are you aware of what goes on around you? Why does somebody or something annoy or anger you? You'd better find out. Why? Because in the workplace, you'll be constantly evaluated. Your bonus, promotion, or exposure to high-level projects will be based on a series of key performance indicators. And part of the review process involves being able to assess your own performance. So you have to be brutally honest with yourself. What skills do you need to sharpen or gain? What are your tendencies? Is your behavior impacting other employees? What are your most obvious weaknesses? And how can you fix them? Continuous and honest self-improvement is expected. When you become self-aware, you know your strengths and weaknesses and how to manage them in the workplace. It also allows you to relate better to your colleagues. You'll be able to look at issues more objectively and the role you may have played in creating them. The more you pay attention to your emotions and how you perform in high-stress situations, the better you'll understand why you do the things the way you do. You're more likely to admit when you are at fault and can also leave your personal life at the door. This helps create a harmonious and more productive work setting. So, word to the wise, really work on getting to know yourself and be open to change. Your career and the company will reward you. So in this video,
we have seen that what is the role of self awareness, why we are talking about self awareness, क्यों जरूरी है अपने आप को जानना for professional development also. It's not only कि हम, जैसे हमने पहली फर्स्ट क्लास में बात किया था अंडरस्टैंडिंग लाइफ, हम प्रोफेशनली अपने आप को एनहांस करने के लिए भी अपने आप को जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि देखो हम सबको पता है, हम हमसे बेहतर हमारा वेल विशर, हमसे बेहतर हमें जानने वाला कोई नहीं है इस दुनिया में। यस और नो, मानते हैं ना हम सब लोग। वो बात अलग है कि हमने अपनी जिंदगी का रिमोट बाहर के लोगों को दिया हुआ है कि वो चाहेंगे तो हम हंसेंगे, वो चाहेंगे तो हम रोएंगे। दिस इज वेरी रॉन्ग। बट हमें पता है हमारा रिमोट कंट्रोल हमारे हाथों में रहे तो हम ज्यादा बेहतर जिंदगी जी सकते हैं। तो कहने का ये मतलब है हमसे बेहतर हमको कोई नहीं जानता। मुझे पता है मेरे क्या प्लस पॉइंट्स हैं, मुझे पता है मेरे क्या माइनस पॉइंट्स हैं, मुझे पता है मैं किन चीजों को बहुत अच्छे तरीके से कर सकती हूँ, मुझे पता है मैं किन चीजों में अच्छी नहीं हूँ। जैसे मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है, मुझे पता है आई एम नॉट अ गुड आर्टिस्ट, लेकिन मुझे इतना पता है कि मैं इसके अलावा राइटिंग स्किल्स मेरी बहुत अच्छी है बट मेरी ड्राइंग नहीं अच्छी। तो अगर कहीं पर मेरे कहीं प्रेजेंटेशन देनी हो या कहीं पर बोर्ड पे कुछ ड्रॉ करना हो और मैं झूठ बोल दूं कि मैं बहुत अच्छा करूं और 4 लोग वहां प्रेजेंटेशन देख रहे हो और मेरी ड्राइंग से ही वो जज कर लेंगे, बेशक मैं जितना मर्जी बोलूं मैं बहुत हार्ड वर्किंग हूँ, डेडिकेटेड हूँ, बट वो मेरी ड्राइंग से ही देख लेंगे कि शी इज नॉट अ गुड आर्टिस्ट, वो मुझे सीधा रूम से बाहर निकाल देंगे। तो मैं उतना ही बोलूं जो मेरे मेरे को पता है मेरे बारे में, मैं 100% कह सकती हूँ। तो यहाँ पर इस वीडियो में ये चीज बताई गई है, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट parameter of getting success in your profession, that is to understand your own self awareness जिसे हम कहते हैं। आपको पता है आपकी क्या स्किल्स हैं, आपको पता है आप किन चीजों में बहुत अच्छा कर सकते हैं, आपको पता है आपकी क्या कमजोरियां हैं आपके अंदर। जैसे मैंने अपनी एक वीकनेस बताई कि मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है, आई एम नॉट अ गुड आर्टिस्ट, ठीक है। आपको पता है कि जो आपकी स्ट्रेंथ है उनको आप और कैसे आगे बढ़ाकर लेकर जा सकते हैं। तो कहने का मतलब अगर आपको प्रोफेशनली ग्रूम होना है, अगर आपको एनहांसमेंट अपनी पर्सनालिटी की एनहांसमेंट करनी है, तो आपको अपने बारे में जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि जब आप अपने बारे में जानते हो ना और जानने के साथ साथ एक्सेप्ट भी कर लेते हो उस चीज में, जैसे मैंने इमोशनल इंटेलिजेंस में 4 A's बताया होगा अगर आपको याद होंगे। एक्सेप्टेंस, पहले सबसे पहला ए क्या था, अवेयरनेस, एक्सेप्टेंस, एटीट्यूड एंड एक्शन। जब हमने अपने आप को अवेयर कर लिया, मैंने अपने आप को जान लिया कि मेरी ये वीकनेस है और ये मेरे माइनस और ये प्लस पॉइंट्स है मेरे, फिर मैं उससे एक्सेप्ट कर रही हूँ, ठीक है प्लस पॉइंट्स तो मेरे ये रहे, मैंने लिस्ट डाउन कर लिए, अब मेरे माइनस पॉइंट ये हैं जिन पे मुझे वर्क करना है टू इम्प्रूव देम। उनको प्लस तक नहीं ला पाऊं लेकिन एटलीस्ट मिडवे तक तो लेकर आऊं, कि जहां मुझे थोड़ा बहुत काम चलाना पड़े, मैं अपने नेगेटिव को पॉजिटिव तक नहीं ले पा रही लेकिन मिड पॉइंट न्यूट्रल तक तो लेकर आ रही हूँ ना, कि मैं काम चला सकती हूँ उनसे। तो जब मैं एक्सेप्ट भी करती हूँ तो मेरा एटीट्यूड जो है वो ऑटोमेटिकली पॉजिटिव होता है और मेरे एक्शंस जो है क्वालिटेटिव बन जाते हैं। तो जब ये वाला चक्र जो मेरी लाइफ का ऐसे रिवॉल्व होने लगता है ना, तो ये मेरी प्रोफेशनल लाइफ में भी मुझे हेल्प करता है। क्योंकि आपको एक चीज मैं बता दूं, किसी भी प्रोफेशन में आप चले जाओ, आई एम नॉट सेइंग अबाउट योर प्रोफेशन ऑन और एनी वन प्रोफेशन, या मैं अपनी प्रोफेशन की खाली बात नहीं कर रही, बट इट इज 85 to 90% इन एवरी प्रोफेशन कि आपको टांग खींचने वाले लोग भी जरूर मिलते हैं, है ना। आप ऊपर चढ़ रहे हो, नीचे गिराने वाले लोग भी जरूर मिलते हैं, क्रिपिंग करने वाले लोग भी जरूर मिलते हैं, कहीं ना कहीं गॉसिपिंग, पॉलिटिक्स, क्रिपिंग सब चीजें मिलती हैं। लेकिन जब आपको पता है कि आपके अंदर कमी नहीं है और जो कमी है उसको आप समझ भी पा रहे हैं और उसको ओवरकम भी कर पा रहे हैं, तो कोई भी ऐसा इंसान आपके प्रोफेशन में नहीं है जो आपको गिरा पाएगा, क्योंकि आप अपने लिए खुद खड़ा होना जानते हैं। तो प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए, प्रोफेशनल एनहांसमेंट के लिए अपने आप को जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि बिना अपने आप को जाने आप ये बोल दो कि भाई वो तो वैसी बात आ गई ना कि मेरा आज हंसने का मन नहीं कर रहा लेकिन मेरा रिमोट कंट्रोल मेरी जिंदगी का, मेरी पूरी बॉडी का रिमोट कंट्रोल मैंने किसी और को दिया हुआ है, जस्ट लाइक रोबोट। तो वो बंदा सामने कह रहा है कि चलो अब हंसो और मैं हंसना शुरू कर, फिर तो मेरी लाइफ इज नथिंग। तो मैं ये नहीं कह सकती कि फिर लाइफ इज फुल ऑफ व्हाट, हैप्पीनेस, फुल ऑफ जॉय, फुल ऑफ ब्लिस, ऐसा नहीं है। तो वो भी मेरे अपने हाथ में है।
अगर मैं अपने दिमाग में, अपनी जिंदगी में, अपने अंदर ये लाइफ स्किल्स डेवलप कर लूं कि कभी भी समय से पहले और किस्मत में जितना लिखा हो उससे ज्यादा या कम किसी को नहीं मिलता। प्रोफेशनल लाइफ में मैं मेहनत कर रही हूँ, मैं हार्ड वर्क कर रही हूँ, मैं एफर्ट्स कर रही हूँ, दिस इज माय रोल। भगवान कृष्ण कहते हैं कर्म कर फल की चिंता मत कर। तो अगर मैं एफर्ट्स कर रही हूँ तो मुझे पता है रिजल्ट भगवान जी जरूर देंगे ही देंगे। देर सवेर हो जाएगी नो डाउट, लेकिन रिजल्ट आएगा। मैं पास जरूर होंगी, मुझे पता है, अगर मैंने मेहनत की है, और वो मेहनत बिना किसी के दिल दुखाए की है तो मेरे को रिजल्ट पॉजिटिव मिलेगा ही मिलेगा। तो वो एक आस्था, वो एक मन में विश्वास तभी आता है जब आप अपने आप को जानते हो। जब आप अपने आप को नहीं जानते ना, अपने आप को ही आप फॉर ग्रांटेड लेते हो, तो ये दुनिया तो फॉर ग्रांटेड बड़े आराम से लेती है। तो अपने आप को जानना बहुत जरूरी है। एम आई राइट? सो कुछ और कहना है आपको? एनीवन ऑफ यू इसमें कुछ भी ऐड कर सकते हो आप अपनी एग्जांपल्स के साथ भी, बिकॉज हम लोग, जैसे मैंने बोला, थैंक यू प्रिया जी, आपने लिखा राइट मैम, लेकिन प्रिया जी मैं आपसे भी कुछ सुनना चाहूंगी बिकॉज वी आर मोर ऑन इंटरैक्टिव मोड ना। नहीं कोई तो कुछ भी बोले, ऐसे तो सब बोलेंगे नो मैम नो मैम, तो कैसे चलेगा? मैं ही बोल देती हूँ मैम। हाँ शुरुआत जी। कर। हाँ, आज का जो सेशन था वो बहुत ही अच्छा था, और कम्युनिकेशन पे जो आपने सेशन दिया है, क्योंकि कम्युनिकेशन करना और दूसरों की बात सुनना और मुझे बोलना बहुत ही ज्यादा पसंद है। और आप जिस तरीके से सिखाते हो एक एक वर्ड को एग्जाम्पल देके, तो वो बहुत ही अच्छे से हम लोगों के समझ में आता है। मतलब पता ही नहीं चलता है कि आप कोई स्लाइड भी आपने तैयार कर रखी है, क्योंकि आप हर एक वर्ड को बहुत अच्छे से, हर एक मीनिंग को समझाते हो। थैंक यू सो मच। और आपने कम्युनिकेशन, टीम वर्क, जो जो हम अपने प्रोफेशनल स्किल्स में रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल कर रहे हैं, वो चीजें आपने हमें बताई हैं, बहुत अच्छे से समझाई हैं। वैसे तो रीड में ये ट्रेनिंग हमारी काफी बार हुई है, और आज जो हम ट्रेंड हुए हैं तो वो रीड की वजह से ही है। मैम ने काफी सारी ट्रेनिंग्स दे रखी है, टीम वर्क है, लीडरशिप है, लाइफ स्किल्स के हैं, और जिस तरीके से आपने समझाया वो भी बहुत अच्छा तरीका था। थैंक यू सो मच। थैंक यू। और कोई प्लीज शेयर कर लीजिए कि आज हमने प्रोफेशनल और कम्युनिकेशन स्किल्स पे बात की है। गायत्री जी अगर आप कुछ कहना चाहती हैं। स्वाति। हेलो मैम, नमस्ते। नमस्ते जी। आपकी वॉइस नहीं आ रही मैम मुझे। अब आई आपको मेरी थोड़े मुंह आवाज? में छाले हो रहे हैं तो सही से बोला नहीं जा रहा। नहीं नहीं कोई नहीं मैम। एक मिनट, मुझे आपकी वॉइस नहीं आ रही मैम। गायत्री जी आप कुछ कहना चाहेंगे? मेरी आप सबसे ना एक और रिक्वेस्ट है कि जो असेसमेंट शीट्स आपको मिलती है ना, मैं आपको कुछ भी फर्स्ट सेकंड थर्ड की पोजीशन पे दे रही, प्लीज आप ये लोग मत समझना। कोई क्वेश्चंस आपको मिलते हैं तो आप, कई बार होता है ना, हमें भी इस उम्र में भी आता है भाई, ये फैक्ट है, जब भी एग्जाम होने लगे या कोई आंसर क्वेश्चन हमें दे दे, हमें लगता है उस क्वेश्चन पे ही हमें कोई जज करेगा। ऐसा नहीं है। इट्स जस्ट कि आपका जो परसेप्शन है उस क्वेश्चन को लेकर, आप जो सोचते हैं उस क्वेश्चन को लेकर, आप उतना ही आंसर लिखिए, 2 लाइन का, 1 लाइन का, 3 लाइन का, जितना आपका मन कर रहा है। कोई उसमें वर्ड लिमिट नहीं है। बट द थिंग इज दैट कि हर सेशन के बाद अगर हम क्वेश्चन को पेन डाउन करते हैं ना, हम कुछ लिखते हैं ना, रिफ्लेक्शन देते हैं ना, तो वो हमें याद भी रहता है और हमें समझ में आता है कि हाँ। और कहीं अगर, और ऐसा नहीं है, मैं ये नहीं कह रही कि 100% आपको, हो सकता है मेरा कुछ पार्ट नहीं भी समझ आ रहा हो, तो मैं उसके लिए भी आप लोगों को रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोग अपने पास पेन डाउन करके रख लीजिए। कोई भी पॉइंट्स आपको लगता है कि इफ यू आर नॉट फीलिंग के भाई इस टाइम हम मैम से क्या पूछें या इस टाइम हम क्या डिस्कशन करें, तो जब हम लोग इन पर्सन मिलेंगे ना ऑन 17th, तो आप तब भी मुझसे क्लियर कर सकते हो कि अगर मुझे, मैम आपने ये चीज ऐसे नहीं बोली, इसको ऐसे बोलना चाहिए था, बताइए इसको ऐसा क्यों नहीं है, ऐसा नहीं है। आप कभी भी मुझे कॉल कर सकते हैं, मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हैं अगर आपको लग रहा है फोन पे नहीं बात करनी। जैसे आज हमने कम्युनिकेशन स्किल्स के डिफरेंट कैटेगरीज देखी हैं, वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, तो आप मुझे टेक्स्ट भी कर सकते हैं। हम लोग ग्रुप में तो है ही सब, कोई भी कुछ भी पूछ सकता है, ऐसा कोई नहीं है कि भाई मैं आपको जज कर रही हूँ। आई एम नॉट हियर टू जज यू पीपल, आई एम जस्ट लाइक यू पीपल।
ऐसा कुछ नहीं है। जो चीजें मैं आपसे बात कर रही हूँ, मैं हर बार ये कहती हूँ कि जो चीजें हम जिंदगी में फेस कर रहे हैं, बेशक वो इमोशनल इंटेलिजेंस के सेशन में हमने बात की, अंडरस्टैंडिंग लाइफ के सेशन में बात की, या आज हम कम्युनिकेशन या प्रोफेशनल स्किल्स में बात कर रहे हैं, ये सब चीजें हम ऑलरेडी कर रहे हैं। और हमारे साथ बहुत सी चीजें, जो एग्जाम्पल्स मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, हम सबकी लाइफ में हम उन सब चीजों को कहीं ना कहीं फील कर रहे हैं, है ना। तो ऐसा तो कोई नई चीज तो मैं कह नहीं रही, लेकिन फिर भी आपको लगता है, इफ यू वांट टू आस्क एनीथिंग फ्रॉम मी, अगर आपको किसी क्वेश्चन को लेके कोई डाउट है, जो असेसमेंट शीट को, क्योंकि बहुत कम लोगों ने रिस्पॉन्स किया है उस पे, कल तक परसों तक तो 9 लोग ही थे जो मुझे फर्स्ट असेसमेंट और सेकंड असेसमेंट में भी दिखे। तो मैं सबसे यही रिक्वेस्ट करूंगी कि क्योंकि इस कोर्स का मेन वो भी पार्ट है दैट यू हैव टू कंप्लीट द असेसमेंट्स। तो अगर आप लोग सारे असेसमेंट्स अपनी कंप्लीट रखोगे, तो फिर उस हिसाब से आपका सर्टिफिकेशन बनेगा। बिकॉज सर्टिफिकेशन होगा आपके पास, तो यू गेट टू नो, अपने प्रोफाइल में ऐड करोगे यू डिड दिस कोर्स, है ना। और आप आगे भी किसी को ये कोर्स करवाओगे या उनसे बातें करोगे, तो आपको लगेगा कि नहीं, आपने बहुत अच्छी चीज की है, क्योंकि ये कोई नई चीज नहीं है। मैंने आपको पहले भी बोला, हर चीज हमें पता है, बस थोड़ा बहुत ये होता है इन सेशंस के साथ, जब हम जुड़ते हैं ना, तो हमें लगता है हाँ यार, हम ये चीज नहीं कर पा रहे थे, अब हमें इसको ऐसे करना है। होता है ना ऐसे, हम ABCD घर में मम्मी पापा सब बच्चे को सिखा देते हैं, 2 ढाई 3 साल तक के बच्चों को आ जाती है, लेकिन हम स्कूल में वही 1 साल ABCD सीखने ही भेजते हैं। क्यों? ताकि उसके जहन में वो अच्छी तरह समा जाए, है ना, उसके माइंड में कहीं ना कहीं वो 100% चीजें रिकॉल हो जाए। सो सिमिलरली इस टाइप के सेशंस जो हैं वो हमारी लाइफ में बहुत इफेक्टिव रोल प्ले करते हैं। सो और किसी को प्रिया जी आई है वापस, किसी और को कुछ शेयर करना है तो आप कर सकते हैं। असेसमेंट और फीडबैक मैं ग्रुप में ही आप लोगों के साथ, सबके साथ शेयर कर दूंगी। एनीथिंग एल्स? सीमा मैम, लास्ट कंक्लूडिंग रिमार्क्स? डन इट सो नाइसली, बहुत मजा आया आज। थैंक यू ऐसा लग मैम। रहा था एक भी चीज मिस ना हो। एंड आई रियली वांट दीज पीपीटी जो आपने प्रिपेयर करी है, बहुत अच्छे से बनाई है। जैसा फरहान ने बोला, एक एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट थी और एक एक चीज समझ में आ रही थी, जैसे आप बता रहे हो वही साथ में पीपीटी में भी है, और बहुत इजी टू अंडरस्टैंड। दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। मैम मैं ना, आई रियली नीड दैम। ओ श्योर मैम। मैम प्लस जितने भी वीडियोस हमने अभी तक देखे ना, इमोशनल इंटेलिजेंस का एक वीडियो मैं नहीं दिखा पाई थी, क्योंकि वो क्लास कुछ ज्यादा ही इमोशनल हो गया था, तो वो पार्ट मेरा रह गया था। तो आई शेयर दैट लिंक ऑफ वीडियो इन दी व्हाट्सएप ग्रुप। ठीक है, तो आप लोगों को जब भी टाइम लगे वो एक बार वो वीडियो भी जरूर देखना, बहुत अच्छा वीडियो है ऑन इमोशनल इंटेलिजेंस। ठीक है, सो कमलेश सर, आप कुछ कहना चाहेंगे? सो विल वाइंड अप देन। नहीं मैम, बहुत अच्छे तरीके से आप कवर कर रहे हैं। थैंक यू और सर। जैसे जो हम लोग अभी कंटिन्यू प्रैक्टिस में हैं, जो हम लोग ने अभी तक लाइफ स्किल सेशन कर रहे थे और लीडरशिप की सेशन कर रहे थे, वो फिर से वापस रिकॉल कर रहे हैं। वैसे हमारे हम लोग तो करते रहते हैं, हमारे होते रहते हैं, हाँ जी। फिर वही सारी चीजें कुछ इसमें नए ऐड हो रहे हैं, कुछ पुराने हैं, तो काफी कुछ सीखने को मिल रहा है, जो कि आप अच्छे से कवर कर रहे हैं, एक्सप्लेन भी बहुत अच्छे से कर रहे हैं। बस एक है कि जो आप असेसमेंट जो शेयर कर रहे हैं ना, हाँ अभी जी, होगा ये पता नहीं किसको में दिया होगा, कुछ कंफ्यूजन सा था फर्स्ट असेसमेंट में। ठीक है, तो वो सर, हाँ वो आई थिंक सर, आप सेकंड सेशन में शायद आप नहीं आए थे ना, जी तो जी, मैं उसमें नहीं था। काफी लोगों ने मुझसे यहाँ पर ही बात कर ली थी कि वो पिक्चर का जो है वो अपलोड नहीं हो रहा था, तो मैंने उसको वापस क्वेश्चन आंसर सेशन मोड पे कर लिया है, तो आप कर सकते हैं उसको। हाँ, या तो ये कर सकते हैं, या फिर एंड जैसे ही ये सारे सेशंस हो जाते हैं, सारे हाँ जी, असेसमेंट एक साथ बना करके भी हम सबमिट कर सकते हैं। हाँ मैं अभी ना जस्ट ये सेशन ओवर होने पे ही अपना मेल आईडी भी आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ, या फिर आप सारे सेशन एंड होने के बाद एक डॉक्यूमेंट अपना बना लेना, वर्ड डॉक्यूमेंट, सब पे आंसर्स लिखकर आप मुझे मेल कर देना, वैसे भी कर लेना, मुझे जी कोई जी प्रॉब्लम नहीं। जी, ठीक है सर। ठीक है ठीक है। ओके बाकी जी, बहुत बढ़िया सेशन हो रहा है, थैंक यू सो मच काफी सर। क्लैरिटी है। थैंक यू सर। थैंक सो थैंक यू ऑल। थैंक यू। ओके जी, बाय।